अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, रशिया यूक्रेन वार अब काफ़ी लंबी हो गई है और उसको सॉल्व करना अब वेस्ट की भी ज़रूरत है और रशिया की भी ऐसे ज़रूरत है कि दुनिया का कोई मुल्क लंबी जंगें कोई जंगें ही नहीं अफोर्ड कर सकता। लंबी जंगें ख़ास तौर पे मुश्किल होती हैं। उस पे जाने से पहले ये आपको नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना वेस्ट का, जिसके तहत ये 2030 तक दुनिया का जो नया ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, कैशलेस करेंसी, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, वन वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, वन वर्ल्ड मिलिट्री, दुनिया में हर मुल्क की नेशनल सॉवरेंटी। मतलब ये एक बकवास किस्म का है जो कि ज़ाहिर है वेस्ट के थिंक टैंक इस टाइप की चीज़ें ला रहे हैं, लेकिन मुमकिन ऐसा है नहीं कि वेस्ट आज वो पावर नहीं रख रहा जो कि आज से कुछ अरसे पहले तक इनके पास थी। आज पावर बेस बदल गया है। चाइना, रशिया, इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आ गई हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इस टाइप के कंट्रीज़ भी पावरफुल होते जा रहे हैं जो कि अब डिक्टेशन से बाहर निकले हुए हैं वेस्ट के। साउथ अमेरिका वैसे ही कभी अमेरिका के डिक्टेशन पे चला नहीं है और ये आज भी अर्जेंटीना में एक टोटल लिबरल एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट है। तो ये है कि जो ग्लोबल इकोसिस्टम है जो कि लेफ़्ट के कंट्रोल में था, उसके हाथ से काफ़ी हद तक चीज़ें निकलती जा रही हैं। रशिया यूक्रेन वार के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे दुनिया के जो सपोर्टर कंट्रीज़ हैं ज़ेलेंस्की के, वो सब जमा हुए थे। अब ये जो ज़ेलेंस्की है ना, ये मेरी नज़र में सदाम हुसैन से कंपेयर कर सकता हूँ। सदाम हुसैन अमेरिका का, वेस्ट का ब्लू आइड बॉय था। उसको इराक़ में बादशाहत ख़त्म करके इसको लाया गया था और उसको मेन मकसद ख़ास तौर पे 79 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया, एंटी अमेरिका हो गया ईरान, तो ईरान को कंटेन करने के लिए सदाम हुसैन वाज द बेस्ट बेट। इसलिए कि ईरान के एक तरफ इराक़ था तो एक तरफ पाकिस्तान था। पाकिस्तान उस वक्त अमेरिका की अफ़गानिस्तान वॉर लड़ रहा था, तो पाकिस्तान को ईरान के साथ भिड़ाना इतना आसान नहीं था। तो अफ़गानिस्तान में रशिया इन्वेजन हुआ, सोवियत इन्वेजन, तो उसको पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा था। तो ईरान के साथ भिड़ने के लिए इनके पास बेस्ट बेट इराक़ थी और बाकी अरबियन गल्फ़, मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ इराक़ को सपोर्ट कर रहे थे। वो एक शिया सुन्नी जंग बन गई थी और उसमें 8 साल की जंग में मिलियंस ऑफ लोग मारे गए दोनों तरफ से, और दोनों तरफ अमेरिका के हथियार चलते रहे, क्योंकि 79 से पहले ईरान के शाह ईरान ने अमेरिका से हमेशा हथियार खरीदे थे। प्रो अमेरिका था वो। और बात है कि अमेरिका हमेशा जिसको अपना उल्लू बनाता है, जिसको अपना स्टूज बनाता है, अपना हथियार बनाता है, उसको फिर दगा दे जाता है। जैसे ज़ियाउल हक की ज़रूरत, जब तक ज़रूरत थी रखा, फिर मरवा दिया। फिलीपीन में मार्कोस जब तक डिक्टेटर चलता रहा, अमेरिका की मर्जी से, ठीक है, फिलीपीन में रिवॉल्यूशन आया, उस बेचारे को लात मार दी। शाह ईरान, बादशाह ईरान का, एक ज़माने में तो पर्शियन एम्पायर हुआ करती थी, इतना मजबूत बादशाह आखिर में दर दर परदेश में मर गया। अमेरिका ने उसको पनाह भी ना दी। ये अमेरिका का था हमेशा से। सदाम हुसैन को पावरफुल बनाया, उसको हथियार दिए सऊदी और मिडल ईस्ट के पैसे से, और इराक़ खुद अच्छा ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री था, मिडल ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री था। इराक़ भी तबाह हुआ, ईरान भी तबाह हुआ, दोनों की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा, दोनों अमेरिकन हथियार दोनों तरफ लड़ते रहे, और फिर सदाम हुसैन की ज़रूरत ना रही। तो सदाम हुसैन का क्या हाल किया दुनिया को पता है। उसामा बिन लादेन को CIA ने ट्रेन किया अफ़गानिस्तान में अमेरिकन वॉर लड़ने के लिए, और जब उसामा बिन लादेन की भी ज़रूरत नहीं रही तो उसामा बिन लादेन को भी फारिग कर दिया। आज
रशिया के खिलाफ इनको एक ऐसे ही एक हथियार की, एक मुहर्रे की ज़रूरत थी। तो ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन, एक बेवकूफ़, एक सेंसलेस आदमी, ज़ेलेंस्की अमेरिकन और वेस्टर्न मफाद की जंग रशिया के साथ लड़ रहा है, खुद अय्याशियाँ कर रहा है। इसकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी पूरी कैबिनेट की प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट पूरे वेस्ट में है। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर वेस्ट, ख़ास तौर पे अमेरिका इनको दे रहा है और ये माल बना रहे हैं। अभी स्विट्ज़रलैंड में जब ये बैठे थे, स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियों में बैठ के रशिया यूक्रेन वार डिस्कस कर रहे थे, उसी वक्त यूक्रेन में आम यूक्रेनियन सिविलियंस को फौजी पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जंग में भेज रहे हैं, क्योंकि अब नहीं है उसके पास फौजी है नहीं लड़ने के लिए। और फिर आप एक सिविलियन को जंग में भेजोगे आज के सोफिस्टिकेटेड हथियारों से लड़ने के लिए, कहाँ से, कैसे? बहरहाल स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग हुई। वो मीटिंग कामयाब कैसे हो सकती है कि जंग रशिया और यूक्रेन की है, तो आपने रशिया को तो दावत ही नहीं दी। रशिया उस मीटिंग में था नहीं। उसी रीजन का एक बड़ी पावर चाइना, दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर, दुनिया की तीसरी बड़ी मिलिट्री पावर चाइना, वो भी नहीं था उस मीटिंग में। इंडिया अपने वेस्ट की ताल्लुकात की वजह से टोकन पार्टिसिपेशन थी। उस कॉन्फ्रेंस के एंड पे जो स्टेटमेंट निकाला गया, इंडिया ने उसको साइन करने से इनकार कर दिया। इंडिया ने कहा जब है ही नहीं दूसरी पार्टी यहाँ पे मीटिंग में, तो आप क्या डिस्कशन करोगे और क्या फैसले करोगे? जंग रोकने के लिए आप एक मीटिंग कर रहे हो, एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उसमें दो पार्टियों में से एक पार्टी रशिया तो है नहीं, तो हम भाई इस कॉन्फ्रेंस को, तो ज़ेलेंस्की को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जब भी आता है, जैसे G7 में आया तो जप्पियाँ पप्पियाँ हो रही हैं, लेकिन ये अमेरिका की जंग इसी तरह लड़ेगा जिस तरह सोवियत यूनियन के वो सद्दाम हुसैन लड़ता रहा। जब ज़रूरत नहीं होगी इसको फारिग कर देंगे। सेक्रेटरी ब्लिंकन ने आज से 2 हफ्ते पहले ये ऐलान किया कि नेटो का जो हथियार हम यूक्रेन को दे रहे हैं, वो अब यूक्रेन रशिया के ऊपर भी अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले कंडीशन ये थी कि जो नेटो का हथियार यूक्रेन को दिया जा रहा है वो सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे पाकिस्तान को F-16 दिया गया है, वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा, वो सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। इस तरह वो कंडीशन थी, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वो कंडीशन दूर कर दी और बोला कि अमेरिका के जितने हथियार हैं वो रशिया में कहीं भी यूक्रेन हमले के लिए यूज़ कर सकता है। इन्होंने पुतिन को बच्चा समझा हुआ है, बेवकूफ़ समझा हुआ है। पुतिन एक ख़तरनाक लीडर है और वो बार बार वर्ल्ड वार 3 की धमकियां दे रहा है। उसको पता है कि इस बार वर्ल्ड वार 3 होगी तो वेस्ट की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, नो डाउट अबाउट इट। आज इंग्लैंड फ्रांस की इकोनॉमी तबाह होके भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन लोगों ने बड़ा माल जमा किया हुआ है कॉलोनाइजेशन के ज़माने से। अमेरिका की न्यू कॉलोनाइजेशन जो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से, उस न्यू कॉलोनाइजेशन में अमेरिका ने बहुत माल बना लिया है। अमेरिका और वेस्ट आज भी बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, वेपनरी में आगे हैं, इकोनॉमी में आगे हैं और डिफेंस में, मिलिट्री में आगे हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो पागलपन वाली होगी, कोई लिमिटेड नहीं होगी। वर्ल्ड वार 3 का मतलब है बहुत बड़ी जंग, कोई छोटी मोटी जंग नहीं होगी। और उसमें रशिया ने अभी जैसे क्यूबा में अपनी सबसे ख़तरनाक सबमरीन भेज दी है। रशिया की ये सबमरीन है ना, वो किसी रडार पे नहीं आ सकती। और वो काजन यासिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बेहतरीन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ लोडेड है, क्यूबा पे भेज दी है। रशिया बार बार इनको वार्निंग दे रहा है कि मुझे मजबूर नहीं करो, अगर नेटो का एक भी हथियार रशिया के अंदर कहीं गिरा
तो आप याद रखना कि मैं उसका जवाब फिर तुम लोगों के मुल्कों में आके दूंगा। और फिर ये है कि दुनिया में बैलेंस अभी ठीक है, वेस्ट बहुत आगे है, तो चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कई कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अमेरिका में ट्रंप की ज़रूरत है, कि अगर ट्रंप आया ना तो वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ग्लोबल लेफ्ट के इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए बेहतरीन आदमी है। वो ऐसा बंदा है जो इस ग्लोबल इकोसिस्टम का जो एजेंडा है ना, उसको पूरा होने के लिए अगर कोई रोक सकता है तो वो ट्रंप है। और ट्रंप के आने से गज़ा इसराइल वार भी रुक जाएगी, एक लॉन्ग टर्म मसला हल हो जाएगा। आपको याद होगा कि ट्रंप खाली 4 साल रहा था, इसमें कितने इस्लामिक कंट्रीज़ ने, अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए थे। सऊदी अरब ऑलमोस्ट आ चुका था, मोरक्को ने कर लिए थे, बहरीन ने कर लिए थे, कई अरब कंट्रीज़ ने इजराइल के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए थे। कहीं दूर दूर तक रशिया का कोई ख़तरा नहीं था, चाइना को कंटेन कर रहा था। लेकिन ये फिर ग्लोबल इकोसिस्टम जो है लेफ्ट का, जो कि अमेरिका में पनपता है, जो अमेरिका की लीडरशिप में चलता है, अमेरिका की डीप स्टेट उसको चलाती है, उनके लिए ये आउट ऑफ एजेंडा है। बिल क्लिंटन, सॉरी, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल गेट्स कई बार कह चुका है कि इस दुनिया के डेवलपमेंट के लिए हमें कई मिलियन लोग मारने होंगे। डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली उसने बताया है। वो ऐसे वायरस जैसे कोविड है, इस टाइप की चीज़ों को उस लेफ्ट के एजेंडा, जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये बिल गेट्स, जॉर्ज सोरोस, इस टाइप के बिलियनर्स उस एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। कोविड के ज़रिए इन्होंने वेस्ट में कई बूढ़े बड़ों को मार दिया, क्योंकि वेस्ट के पास ये लाइबिलिटी है। वेस्ट के पास यूथ अब इतना नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ बच्चे पे कम पैदा होते हैं और बूढ़े हैं वो बोझ बने हुए हैं। तो किस तरह इन्होंने वेस्ट में, ये कोविड में जितना वेस्ट में लोग मरे हैं, 80% तकरीबन बड़ी बूढ़े बूढ़े थे। ठीक है, इस तरह के एजेंडे चीज़ें लाते हैं। इनको अगर कोई रोक सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप रोक सकता है। यूरोप में तो ऑलरेडी हवा चल पड़ी है, हॉलैंड में, इटाली में, कई जगहों पे हो चुका है। अब आगे नज़र आ रहा है कि फ्रांस में, इवन यूके के इलेक्शन में भी रिफॉर्म पार्टी बन के आई है जो नाइजल फरज की, वो उसकी पोल में काफ़ी आगे, वो कंजर्वेटिव से आगे निकल गया है। वो मसला ये है कि कंजर्वेटिव और इन रिफॉर्म पार्टी का वोट आपस में कटेगा, जिसका फ़ायदा लेबर को होगा। तो ऑल इन ऑल रशिया के पास ऐसे ऐसे बम हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप रशिया को कमज़ोर ना समझें। ये आप देखिएगा कि रशिया, अगर इस जंग को बढ़ाया गया तो नो डाउट कि ऑफ कोर्स रशिया को नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इन्होंने ये जो घेराव किया है, अमेरिका और यूरोप और नेटो के जो हथियार हैं, और वो सारे चारों तरफ रशिया के बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं। पैदल फौज की मार्चिंग के लिए वाया तुर्की, वाया इटली, ईस्टर्न यूरोप, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, फिनलैंड, इन हर जगह से नेटो और अमेरिका की फ़ौजें घुस सकती हैं रशिया में अगर बड़ी जंग होती है तो। लेकिन ये ना भूलें कि फिर रशिया का डायरेक्ट अटैक होगा, वेस्ट के मेजर सिटीज़ उसके टारगेट पे हैं, उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिसके ज़रिए वो किसी भी जगह भेज सकता है अपने हथियार। फिर ऐसे में क्या दूसरी पावर्स जो हैं, चाइना, इंडिया वगैरह, उनका क्या रोल होगा? ये एक ख़तरनाक सिनारियो है जो कि अक्सर मैं बैठ के देखता हूँ तो मेरी नींदें भी उड़ जाती हैं कि जाहिर है ये पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करेगा। आप ये सोचें कि जापान में आज से 80 साल पहले 2 बम गिरे थे, 80 साल पहले 2 एटम बम गिरे थे, कई नस्लों तक उसके असरात रहे। तो आप सोचें इन 80 सालों में दुनिया ने तरक्की कितनी की है। तो ये एटम बम जो 80 साल पहले वाला था, वो आज का एटम बम का क्या हाल होगा, सोच के झरझरी आती है। तो लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि विस्डम विल प्रिवेल और बड़ी जंग से दुनिया बच जाएगी, वरना
दुनिया बहुत तबाही होगी। ऐसी कई फिल्में हमने देखी हैं जिसमें प्रेडिक्शन की गई हैं। जैसे अब आपको काल की आ रही है भारत में एक फिल्म उसका तो थीम कुछ अलग ही है, लेकिन हमने मैड मैक्स की 3 फिल्मों की सीरीज़ देखी थी। तो दुनिया कहाँ जा रही है ये अब देखते हैं। दुनिया में जो लेफ्ट का इकोसिस्टम जो दुनिया को तबाह करने पर तुला हुआ है, उसको तोड़ना ज़रूरी है, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप्स की ज़रूरत है। आखिर में सिर्फ ये बता दूं कि नॉर्थ कोरिया एक और ख़तरनाक कंट्री है अमेरिका के लिए, और रशिया के व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। 24 साल की अपनी लीडरशिप में पुतिन पहली बार नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया के भी मिसाइल विथ एटम बम वारहेड्स, न्यूक्लियर वारहेड के साथ जो मिसाइल हैं वो बिल्कुल अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को, वेस्टर्न पार्ट को टारगेट कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, इन 3 मुल्कों से अमेरिका और वेस्ट के पंगे हैं। अगर ये मिल के जब अमेरिका के साथ कुछ होगा तो बहुत तबाही होगी। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।